अक्सर ना फिल्मों में एक ट्रेनिंग मोन्टाज दिखाया जाता है। हाँ बिल्कुल, बैकग्राउंड में एकदम फास्ट पेस्ड मोटिवेशनल गाना चल रहा होता है। एग्जैक्टली और स्क्रीन पर हमारा हीरो सुबह 5 बजे उठकर पहाड़ों पर दौड़ रहा है, पसीना बहा रहा है और देखते ही देखते उस 2 मिनट के गाने के खत्म होने तक वो एक बिल्कुल नया यानी एक ताकतवर और सक्सेसफुल इंसान बन चुका होता है। राइट, और दुनिया भर में लोग अपनी आधी जिंदगी एक ऐसे ही किसी मैजिक मोमेंट का इंतजार करने में निकाल देते हैं। सही बात है। सबको लगता है कि सक्सेस पाने के लिए या लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ, कि कोई एक ऐसी चमत्कारी सुबह आएगी जो सब कुछ अचानक से बदल देगी। पर हम सब जानते हैं कि आम जिंदगी में वो बैकग्राउंड म्यूजिक कभी नहीं बजता। हाँ। तो आज की इस डीपली रिसर्च चर्चा में हमारा मिशन उस 2 मिनट वाले इल्यूजन को तोड़ना है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल छोटी उम्र, एक आम सी दिखने वाली आदत किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी को एकदम जड़ से बदल सकती है। क्योंकि लाइफ किसी एक बड़े नाटकीय फैसले का नतीजा नहीं होती है, नहीं होती, बल्कि हर रोज की उन छोटी छोटी आम आदतों का रिजल्ट होती है जिन पर अक्सर ध्यान भी नहीं दिया जाता। ये मूवी मोन्टाज वाला पॉइंट ना रियलिटी को समझने के लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए, वो मैजिक मोमेंट का आइडिया दिमाग को इसलिए इतना अपीलिंग लगता है क्योंकि उसमें एक थ्रिल होता है, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है। राइट, तुरंत रिजल्ट चाहिए सबको। एग्जैक्टली। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस का डेटा बिल्कुल अलग कहानी बयान करता है। रियल लाइफ में सक्सेस किसी एक स्पेसिफिक इवेंट का नाम नहीं है। अच्छा, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये है कि लोग सक्सेस पाने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाते हैं वही अक्सर गलत दिशा में होता है। और वो पहला कदम है एक बहुत बड़ा गोल सेट करना। ओ, मतलब गोल सेट करना ही गलत है? एक तरह से हाँ। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे 1 महीने में 20 किलो वजन कम करना है, या मुझे अगले 2 साल में अपनी कंपनी को टॉप पर ले जाना है। राइट। गोल सेट करने को सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड और शायद सबसे जरूरी प्रैक्टिस मान लिया गया है, लेकिन असलियत में गोल्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। वेट एक सेकंड, तो लोग नया साल आते ही जो इतने लंबे चौड़े रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नए नए वर्कआउट एप्स डाउनलोड कर लेते हैं या फिटनेस के लिए एकदम महंगे वाले जूते खरीद लेते हैं, वो सब तो गोल्स पर ही आधारित होता है ना? हाँ बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इन नए जूतों या एप्स से थोड़ी गहरी है। अगर गोल सेट करना गलत नहीं है तो आखिर लोग बार बार फेल क्यों होते हैं अपने रेजोल्यूशंस में? क्योंकि असली समस्या गोल्स में नहीं बल्कि सिस्टम में होती है। ये काफी क्लियर मैथमेटिकल रियलिटी है सोर्सेस के हिसाब से कि गोल्स प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम प्रॉब्लम है। सिस्टम प्रॉब्लम है। हाँ, अगर किसी का डेली सिस्टम वीक है तो गोल चाहे कितना भी बड़ा या कितना भी इंस्पायरिंग क्यों ना हो, फेलियर तय है। मतलब असली गेम डेली रूटीन का है। इसको इस तरह से समझना चाहिए कि एक रेस में दौड़ने वाले हर एथलीट का गोल तो गोल्ड मेडल जीतना ही होता है ना। हाँ, ऑब्वियसली कोई हारने के लिए तो दौड़ता नहीं। एग्जैक्टली। एक सक्सेसफुल बिजनेस और एक फेल होने वाले बिजनेस, दोनों का गोल शुरुआत में सेम ही होता है, यानी प्रॉफिट कमाना। इसको साइकोलॉजी में सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं। सर्वाइवरशिप बायस, अच्छा। हम सिर्फ जीतने वाले के गोल को देखते हैं और सोचते हैं कि उस बड़े गोल ने ही उसे जिताया है, जबकि सच ये है कि फर्क गोल का नहीं था, फर्क उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का था, उस डेली प्रोसेस का था। बिल्कुल, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। जब तक फोकस सिर्फ रिजल्ट पर रहेगा और डेली प्रोसेस पर नहीं, तब तक कोई रियल बदलाव नहीं आ सकता। ओके, लेट्स अनपैक दिस। मैं एक एनालॉजी देता हूं। ये तो वैसी बात हो गई जैसे किसी टूटी हुई नाव यानी एक ब्रोकन बोट में बैठकर कोई इंसान मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मंजिल बहुत क्लियर है, सामने एक खूबसूरत आइलैंड दिख रहा है, वो उसका गोल है। हाँ। और उस नाव में बैठा इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर एकदम पूरे मोटिवेशन के साथ तेज तेज चप्पू चला रहा है। हाँ। उसका स्ट्रगल पूरा है, राइट। वो चप्पू चलाना उसकी मेहनत है, उसका डेली स्ट्रगल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस नाव के बेस में उसके पैंदे में एक छेद है जहां से पानी अंदर आ रहा है, और वो नाव ही उसका सिस्टम है। एग्जैक्टली। अब वो इंसान चाहे कितनी भी तेज चप्पू चला ले, कितना भी पॉडकास्ट सुन ले या मोटिवेशनल स्पीच सुन ले, वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि सिस्टम में ही छेद है। वो छेद उसको धीरे धीरे डुबा देगा। हाँ, तो लोग नया सिस्टम बनाने के लिए क्या करते हैं? शायद और तेज चप्पू चलाने लगते हैं। अरे, लोग वही करते हैं। ये बोट वाला उदाहरण इसलिए सटीक बैठता है क्योंकि बोट का छेद किसी को तुरंत नहीं डुबाता, वो धीरे धीरे डुबाता है। धीरे धीरे असर दिखता है। ठीक वैसे ही एक वीक सिस्टम इंसान की मेहनत को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जो लोग सिर्फ गोल्स पर फोकस करते हैं
वो बस और तेज चप्पू चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि उन्हें रुक कर उस नाव के छेद को ठीक करने की जरूरत होती है। तो एक नया मजबूत सिस्टम बनाने की शुरुआत होती कहाँ से? मतलब बाहर किसी ऐप को डाउनलोड करने से तो नहीं होगी जरूर। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ से एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल शिफ्ट समझना जरूरी है। सही सिस्टम बनने की शुरुआत एक्शन से नहीं, बल्कि आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान बदलने से होती है। आइडेंटिटी बदलने से? हाँ, इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहा जाता है। आमतौर पर लोग आदतों को एक्शंस के रूप में देखते हैं कि मुझे ये काम करना है। ये आउटकम बेस्ड सोच है। अच्छा। लेकिन असली शुरुआत एक्शन से नहीं, आइडेंटिटी से होती है। उदाहरण के लिए अगर कोई कहता है मुझे वेट लूज करना है, जो कि एक नॉर्मल गोल है। हाँ, बताइए। सुनने में यह आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स का आइडिया काफी फिलोसॉफिकल लगता है, लेकिन क्या सिर्फ दिमाग में खुद को एक हेल्दी पर्सन बोल लेने से कोई सच में हेल्दी बन जाएगा? नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं। मेरा मतलब है, अगर कोई सोफे पर बैठकर पूरा दिन टीवी देख रहा है और जंक फूड खा रहा है और साथ में खुद से कह रहा है कि मैं तो एक हेल्दी पर्सन हूं, तो क्या वो अचानक से फिट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। बिना एक्शन के सिर्फ दिमाग में पहचान बदल लेने से आदत आखिर कैसे बन सकती है? ये थोड़ा फेक इट टिल यू मेक इट वाला विशफुल थिंकिंग नहीं लग रहा? ये पुशबैक बिल्कुल वैलिड है और लोग अक्सर यहीं पर इस कॉन्सेप्ट को गलत समझ लेते हैं। आइडेंटिटी चेंज करने का मतलब खुद से झूठ बोलना या बिना एक्शन के चमत्कार की उम्मीद करना नहीं है। तो फिर क्या मतलब है इसका? आइडेंटिटी एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आइडेंटिटी एक्शन का फिल्टर और उसका इंजन है। अच्छा, फिल्टर है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी के अनुसार इंसान का दिमाग हमेशा अपनी सेल्फ इमेज के हिसाब से एक्ट करना चाहता है, ताकि उसके अंदर कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस या मानसिक टकराव पैदा ना हो। मतलब जो हम खुद को मानते हैं, हमारा दिमाग उसको सच साबित करना चाहता है। एग्जैक्टली। जब कोई अपनी आइडेंटिटी को सच में मैं एक हेल्दी पर्सन हूं पर सेट करता है, तो उसके अगले एक्शंस उस आइडेंटिटी के लेंस से फिल्टर होने लगते हैं। जब उसके सामने जंक फूड और हेल्दी फूड होता है, तो वो खुद से ये नहीं पूछता कि क्या इस एक जंक फूड से मेरा वजन बढ़ जाएगा, बल्कि वो ये पूछता है कि एक हेल्दी इंसान ऐसी सिचुएशन में क्या चुनेगा। वाओ, ये सवाल ही पूरा नजरिया बदल देता है। एक और प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए दो लोग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। जब पहले इंसान को सिगरेट ऑफर की जाती है, तो वो कहता है कि नो थैंक्स, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वो अभी भी खुद को स्मोकर ही मान रहा है, जो बस कोशिश कर रहा है। सही पकड़ा आपने। उसने एक्शन को बदलने की कोशिश की, पर आइडेंटिटी अभी भी एक स्मोकर की है। लेकिन जब दूसरे इंसान को ऑफर की जाती है, तो वो कहता है कि नो थैंक्स, मैं स्मोक नहीं करता। ओह, बड़ा सटल डिफरेंस है। दोनों के बीच का फर्क सिर्फ शब्दों का लगता है, पर साइकोलॉजी के लेवल पर यह जमीन आसमान का फर्क है। एक बार जब पहचान बदल गई, तो हर छोटा एक्शन उस नई आइडेंटिटी का सबूत बनने लगता है। अब ये मैकेनिज्म क्लियर हो रहा है। तो आइडेंटिटी एक तरह का लेंस है जिसके आगे से दुनिया और डेली चॉइसेस को देखा जाता है। बिल्कुल। एक बार वो लेंस बदल गया तो ऑटोमेटिक डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं। तो फिलॉसफी और माइंडसेट तो समझ आ गया, लेकिन एक आम इंसान इस नई आइडेंटिटी को अपने बिजी और आम कियोटिक दिन में फिट कैसे करें? उसके लिए प्रैक्टिकल रूल्स हैं। वही, क्योंकि आइडेंटिटी तो सेट हो गई कि मैं एक रीडर हूं या मैं एक फिट इंसान हूं। अब इसको रियलिटी में उतारने के लिए दिमाग से निकालकर जमीन पर आना होगा। इन आदतों को डेली रूटीन में लॉक करने का एक्चुअल एक्शन प्लान क्या है? फिलॉसफी को एक्शन में बदलने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि दिमाग में कोई भी आदत आखिर बनती कैसे है। ठीक है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हर आदत एक 4 स्टेप के लूप पर चलती है। क्यू यानी इशारा, क्रेविंग यानी उस काम को करने की तलब, रिस्पॉन्स जो वो एक्चुअल आदत है, और रिवॉर्ड यानी उस काम के बाद मिलने वाली खुशी। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। एग्जैक्टली। इन्हीं 4 स्टेप्स को मास्टर करने के लिए आदत बनाने के 4 बहुत ही प्रैक्टिकल नियम यानी 4 लॉज ऑफ हैबिट डिजाइन किए गए हैं। ओके, एक एक करके बताएं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, यानी आदत को विजिबल बनाओ। ये क्यू से जुड़ा है। राइट। दूसरा नियम मेक इट अट्रैक्टिव, यानी उसे इंटरेस्टिंग बनाओ। ये क्रेविंग से जुड़ा है। तीसरा नियम मेक इट ईजी, बहुत छोटा शुरू करो। ये रिस्पॉन्स को संभालता है। और चौथा नियम मेक इट सैटिस्फाइंग, अपने आप को रिवॉर्ड दो। ये रिवॉर्ड के लिए है। ओके, तो इन चारों नियमों को एक एक करके डाइसेक्ट करते हैं। पहला नियम मेक इट ऑब्वियस। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उनके अंदर विल पावर की कमी है, इसलिए वो आदत नहीं बना पा रहे हैं, जबकि विल पावर का उतना रोल होता ही नहीं है। वही ना, एनवायरनमेंट डिजाइन शायद ज्यादा बड़ा फैक्टर है।
जैसे अगर सेब फ्रिज के सबसे नीचे वाले डब्बे में छुपे हैं और चिप्स टेबल पर सामने रखें तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग चिप्स ही उठाएगा। सही बात है, दिमाग आलसी होता है। पर इसको यूज कैसे किया जाए? सिर्फ चीजों को सामने रख देने से क्या सच में इतना फर्क पड़ता है? सिर्फ सामने रखना शुरुआत जरूर है, पर इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं। हैबिट स्टैकिंग, ये क्या होती है? दिमाग किसी भी नई चीज को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए नई आदत को हवा में लटकाने के बजाय किसी ऐसी पुरानी आदत के साथ जोड़ यानी स्टैक कर देना चाहिए जो दिमाग ऑलरेडी हर रोज करता है। अच्छा, जैसे कोई एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ अटैच करना। बिल्कुल, जैसे आपने एक नियम बनाया कि जब मैं सुबह ब्रश करूंगा ठीक उसके बाद मैं 2 पुशअप्स करूंगा। ओह, तो ब्रश करना ट्रिगर बन गया। हाँ, या फिर जब मैं सुबह की पहली कॉफी का कप हाथ में लूंगी तब मैं एक लाइन अपने जर्नल में लिखूंगी। यहाँ ब्रश करना या कॉफी पीना एक बहुत ही ऑब्वियस क्यू बन गया है। राइट, आपने अपने ही एनवायरनमेंट और पुरानी आदतों का इस्तेमाल नई आदत को ट्रिगर करने के लिए किया। ये हैबिट स्टैकिंग वाला पॉइंट काफी एक्शनेबल है ना? अब आते हैं दूसरे नियम पर, मेक इट अट्रैक्टिव। अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए यहाँ पे। बोलिए। नई आदतें जो हम बनाना चाहते हैं अक्सर बहुत बोरिंग होती हैं। जैसे अगर कोई बुक किसी को बहुत पकाऊ लग रही है पर उसे पढ़नी है, तो उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाया जाए? ये बड़ा कॉमन इशू है। क्या उसके पन्नों के बीच में हर रोज 10-10 के नोट छुपा के रखने पड़ेंगे ताकि दिमाग उसको खोलने के लिए अट्रैक्ट हो? हाँ, वो पैसे छुपाने का आइडिया सुनने में मजेदार जरूर है, पर असल लाइफ में दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम थोड़ा अलग ढंग से चलता है। तो कैसे चलता है? देखिए, किसी काम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें डोपामीन नामक केमिकल को समझना होगा। ओह, वो फील गुड हार्मोन। राइट, पर लोग सोचते हैं कि दिमाग डोपामीन सिर्फ तब रिलीज करता है जब हमें कोई खुशी मिलती है, लेकिन रियलिटी में डोपामीन तब सबसे ज्यादा रिलीज होता है जब हम उस खुशी की उम्मीद कर रहे होते हैं। अच्छा, यानी एंटिसिपेशन फेज में? एग्जैक्टली। इसीलिए नोटिफिकेशन साउंड सुनकर फोन चेक करने की तलब इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि दिमाग को लगता है कुछ अच्छा मिलेगा। राइट। तो अगर उस बोरिंग बुक को अट्रैक्टिव बनाना है तो उसको किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ना होगा जिसे करने की उम्मीद दिमाग को बहुत अच्छी लगती है। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग मतलब जो पसंद है उसको जो बोरिंग है उसके साथ मिला दो। सही पकड़ा, मतलब उस चीज को मिला दो जो करनी चाहिए उस चीज के साथ जो करनी पसंद है। जैसे नियम ये हो सकता है कि मैं अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स शो सिर्फ तभी देखूंगी जब मैं ट्रेडमिल पर दौड़ रही होंगी। ओह वाओ। या मैं अपनी फेवरेट एक्सपेंसिव कॉफी सिर्फ तभी पीऊंगी जब मैं बुक के 2 पन्ने पढ़ लूंगी। अब दिमाग के लिए वो बोरिंग बुक एक रुकावट नहीं, बल्कि उस फेवरेट कॉफी या शो तक पहुंचने का रास्ता बन गई। तो बुक ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक है। हम अपनी दिमाग की प्रोग्रामिंग को अपनी फायदे के लिए ट्रिक कर रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए, तीसरा नियम, मेक इट ईजी, मुझे सबसे ज्यादा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया भर में हमेशा गो बिग और गो होम वाली मेंटालिटी सिखाई जाती है। अगर पढ़ना है तो एक दिन में 50 पेज पढ़ेंगे, वर्कआउट करना है तो पहले ही दिन जिम में 2 घंटे पसीना बहाएंगे। और फिर होता क्या है? वही कि असलियत ये होती है कि तीसरे दिन इंसान का मोटिवेशन पूरा खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है कि बड़े एक्शन लेने पर दिमाग इतनी जल्दी हार मान लेता है? क्योंकि मोटिवेशन एक वेव की तरह होता है। देखिए, वो आता है और चला जाता है। जब हमारा मोटिवेशन पीक पर होता है तब तो हम 2 घंटे जिम कर लेते हैं, पर सिस्टम वैसा होना चाहिए जो तब भी काम करे जब मोटिवेशन बिल्कुल जीरो हो। राइट, जिस दिन उठने का मन ना हो। हाँ, न्यूरोसाइंस कहती है कि दिमाग आलसी होने के लिए ही डिजाइन हुआ है। वो हर हाल में एनर्जी बचाना चाहता है। ओह, तो जब हम उसे 2 घंटे जिम करने को कहते हैं तो दिमाग उसे एक खतरे या थ्रेट की तरह देखता है और उसको रिजेक्ट करने के लिए फ्रिक्शन पैदा करता है। इस फ्रिक्शन को कम करने के लिए ही मेक इट इजी का नियम बनाया गया है, जिसे कई बार 2 मिनट रूल भी कहा जाता है। 2 मिनट रूल? हाँ, नई आदत शुरू करते वक्त उसे इतना छोटा कर दो कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम टाइम लगे। 50 पेज पढ़ने के बजाय आदत सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ने की डालो। जिम जाने के बजाय सिर्फ जिम के जूते पहनकर घर में 5 मिनट घूमने की आदत डालो। सुनने में ये काफी अजीब लगता है कि जूते पहनकर घूमने से क्या होगा। लगता है, पर यहाँ गोल वजन कम करना या बुक खत्म करना नहीं है शुरुआत में। यहाँ गोल है उस आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना। जब तक आदत एस्टैब्लिश नहीं होगी तब तक उसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। राइट।
जूते पहनकर आपने फ्रिक्शन को यानी उस एक्टिवेशन एनर्जी को इतना कम कर दिया कि दिमाग उसको रिजेक्ट ही नहीं कर पाता। बिल्कुल, मतलब मास्टर द आर्ट ऑफ शोइंग अप। पहले हाजिरी तो लगाओ, फिर वर्कआउट अपने आप हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब चौथा नियम बचता है, मेक इट सैटिस्फाइंग। देखिए, एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो हमारे पूर्वज एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते थे जहां रिवॉर्ड तुरंत मिलता था। हाँ, इमीडिएट रिटर्न। राइट? शिकार किया, खाना खाया, भूख मिट गई। लेकिन आज की दुनिया डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट है। जॉब हम पूरा महीने भर करते हैं, तब जाकर आखिर में सैलरी मिलती है। डाइट महीनों तक करते हैं, तब वजन कम होता है। सही बात है। तो एक आदत को सैटिस्फाइंग कैसे बनाया जाए जब उसका असली नतीजा तो महीनों बाद आने वाला है? यही मॉडर्न इंसान की सबसे बड़ी समस्या है। दिमाग को इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहिए, लेकिन अच्छी आदतों के रिवॉर्ड्स हमेशा डिलेड होते हैं। और बुरी आदतों का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। एग्जैक्टली। जंक फूड खाते ही मजा आता है, लेकिन उनकी सजा डिलेड होती है। तो इस गैप को भरने के लिए हमें आर्टिफिशियल तरीके से इमीडिएट सेटिस्फैक्शन पैदा करना पड़ता है। वो कैसे होगा? जैसे ही कोई आदत पूरी हो, उसके तुरंत बाद दिमाग को एक सिग्नल देना कि हाँ, ये अच्छा था। इसे हैबिट लूप को सील करना कहते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल तरीका है विजुअल मेजरमेंट। विजुअल मेजरमेंट मतलब कुछ देखना जो प्रोग्रेस दिखाए? हाँ, जैसे एक वॉल कैलेंडर पर रोज बड़ा सा रेड क्रॉस मार्क लगा देना जब आदत पूरी हो जाए। वो रेड क्रॉस लगाने का जो छोटा सा फिजिकल एक्शन है ना, वो दिमाग को एक छोटा डोपामिन हिट देता है। अच्छा, वो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है उसको चेक मार्क करने में। बिल्कुल, वो फीलिंग सेटिस्फाइंग होती है। धीरे धीरे आपको उस हैबिट से उतना प्यार नहीं होगा जितना उस चेन को टूटने ना देने से प्यार हो जाएगा। डोंट ब्रेक द चेन वाली फीलिंग ही उस आदत को लंबा खींचती है। वाह! अगर इसको थोड़ा फाइनेंस की दुनिया के कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट से जोड़ें तो फाइनेंस में भी शुरुआत में जो इंटरेस्ट मिलता है वो इतना छोटा होता है कि लगता है बैंक में पैसे रखने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा। सही कंपैरिजन है। पहले महीने 10 रुपए मिले, दूसरे महीने 10 रुपए, बस पैसे। इंसान की आंखें शुरुआत में इस छोटी सी प्रोग्रेस को देख ही नहीं पाती। और हैबिट्स में भी मुझे लगता है ऐसा ही होता है। बिल्कुल सेम चीज होती है। लोग सोचते हैं कि यार मैं पिछले 15 दिन से सैलेड खा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, पर वजन तो 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ। तो आखिर फायदा क्या है इस पूरे स्ट्रगल का? मुझे लगता है लोग यहीं पर आकर हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा। हाँ, इन छोटे एक्शंस का ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट काम कैसे करता है आखिर? जैसे आप ओली फेज कह रहे हैं ना, बिहेवियरल साइंस में उसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा की घाटी कहा जाता है। निराशा की घाटी सुनने में बड़ा डार्क लग रहा है थोड़ा। हम इंसानों को लगता है कि प्रोग्रेस एक सीधी लाइन में होती है, लीनियर होती है, कि जितनी मेहनत उतना रिजल्ट। पर बायोलॉजी और नेचर में हर चीज एक्सपोनेंशियल या कंपाउंड ग्रोथ दिखाती है। इसको समझने के लिए 1% रूल का मैथ देखना जरूरी है। 1% रूल? अगर कोई इंसान इन चारों नियमों को फॉलो करके हर दिन अपने किसी काम में सिर्फ 1% बेटर होता है। सिर्फ 1%? वो तो बहुत छोटा मार्जिन है। हाँ, सिर्फ 1%। पर अगर वो हर दिन करता है तो 1 साल बाद यानी 365 दिन बाद वो मैथमेटिक्स के हिसाब से 37 गुना यानी 37 टाइम्स बेहतर नतीजा देखता है। वाओ, 37 टाइम्स। सुनने में शुरुआत में छोटा लगता है, पर ये मैथ तो सच में माइंड ब्लोइंग है। लेकिन प्रॉब्लम वही है, वो शुरुआती फेज जहाँ कुछ दिखता नहीं है। इसको एक बर्फ के टुकड़े या आइस क्यूब के उदाहरण से समझना काफी क्लैरिफाइंग होगा। अच्छा, बताएं। मान लीजिए एक कमरे का तापमान 25 डिग्री फ़ारेनहाइट है। उस कमरे में एक आइस क्यूब रखा है टेबल पर। आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं 26 डिग्री, 27, 28, 29। बर्फ में कोई बदलाव नहीं आता। हाँ, क्योंकि वो अभी मेल्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुंची। एग्जैक्टली। 30-31 डिग्री अभी भी कुछ नहीं हुआ, बर्फ वैसी की वैसी है। पर जैसे ही टेम्परेचर 32 डिग्री पर आता है, वो आइस क्यूब पिघलना शुरू हो जाता है। राइट। 32 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट है। अब किसी को लग सकता है कि 21 से 32 डिग्री के उस आखिरी 1 डिग्री ने ही सारी बर्फ पिघला दी। लेकिन सच ये है कि पिछले सारे डिग्री का जो तापमान था वो वेस्ट नहीं हो रहा था, वो स्टोर हो रहा था। ओह वाओ। उस निराशा की घाटी में या वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में भी किसी की मेहनत वेस्ट नहीं हो रही होती, वो बस स्टोर हो रही होती है। और एक दिन अचानक वो कंपाउंड होकर रिजल्ट दे देती है। या आइस क्यूब और वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट का पॉइंट सच में दिमाग खोलने वाला है। मेरे दिमाग में एक और इमेज आ रही है, जैसे पानी की एक बूंद धीरे धीरे लगातार गिरते हुए एक कठोर पत्थर को भी काट देती है। हाँ, ये एक और परफेक्ट एनालॉजी है। क्योंकि देखिए, पानी की एक बूंद में खुद में तो कोई ताकत नहीं होती। अगर उस बूंद को सिर्फ एक बार पत्थर पर मारा जाए तो कुछ नहीं होगा।
पर जब वो लगातार हर रोज सालों तक एक ही जगह गिरती है तो वो पत्थर का सीना चीर देती है। बिल्कुल। ताकत पानी में नहीं है, उसकी लगातार कंसिस्टेंसी में है। पर उस बूंद को अपना असर दिखाने से पहले उस लंबी निराशा की घाटी से गुजरना ही पड़ता है, जहां लगता है कि यार पत्थर का तो कुछ नहीं बिगड़ रहा। सही कहा आपने। और यही वो क्रॉसरोड है जहां सक्सेसफुल सिस्टम वाले लोग आम लोगों से अलग हो जाते हैं। वो समझते हैं कि आदत का कंपाउंड इफेक्ट अचानक मैजिक जैसा दिख सकता है, पर उसके पीछे मीलों लंबा एक बोरिंग और लगातार प्रोसेस होता है। और सबसे मजेदार बात इस पूरे कॉन्सेप्ट की पता है क्या है? क्या आप बदलाव को रोकें या ना रोकें, टाइम तो फिर भी कंपाउंड होगा ही। फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आपकी आदतें आपके हक में कंपाउंड हो रही हैं या आपके खिलाफ। वो अच्छा, कंपाउंड इफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल। अगर आप हर दिन 1% बेहतर होते हैं तो आप ग्रो करते हैं, लेकिन अगर हर दिन 1% खराब आदत को अपनाते हैं तो वो भी कंपाउंड होकर लंबे समय में एक मैसिव फेलियर बन जाएगी। वाओ! तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात जो बिल्कुल क्रिस्टलाइन तरह से साफ निकल कर आती है, वो ये है कि किसी भी इंसान का फ्यूचर कल, आने वाले साल में या किसी एक बड़े नाटकीय डिसीजन में नहीं छुपा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो फ्यूचर आज की उन छोटी छोटी ऑलमोस्ट इनविजिबल रोजमर्रा की आदतों में छुपा है। आइडेंटिटी एक लेंस है, 4 लॉज ऑफ हैबिट उसको एक्शन में लाने का प्रोसेस है, और कंपाउंड इफेक्ट उसका अल्टीमेट रिजल्ट। सही कहा आपने। और इस पॉइंट पर आकर किसी भी इंसान के सामने बस 2 ही रास्ते बचते हैं। और वो क्या है? या तो वो अपने लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करे, अपने एनवायरनमेंट को ऑब्वियस बनाकर, अट्रैक्टिव तरीके चुनकर, फ्रिक्शन कम करके और सेटिस्फैक्शन को ट्रैक करके। राइट। या फिर वो बस रैंडमली अपनी पुरानी आदतों के फ्लो में बहने दे खुद को। चॉइस पूरी तरह इंसान के हाथ में होती है कि वो आदत को अपना मालिक बनाता है या अपना गुलाम। ये चर्चा सच में अपने डेली एक्शंस का ऑडिट करने पर मजबूर करती है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं इसमें एक नया डायमेंशन जोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर बताइए। देखिए, अभी तक हमने जो कुछ भी समझा वो इंडिविजुअल लेवल पर था। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी आदतें सिर्फ हमारी अपनी इंडिविजुअल जिंदगी को ही आकार नहीं देती हैं। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि हम सब एक सोसाइटी, एक परिवार या एक वर्कप्लेस टीम का हिस्सा हैं। हमारी हर दिन की छोटी आदतें और उनका जो कंपाउंड इफेक्ट है वो धीरे धीरे हमारे आसपास के लोगों के सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल। एक इंसान का एनवायरनमेंट दूसरे इंसान की आइडेंटिटी को स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। वही ना, अगर कोई परिवार में लगातार नेगेटिविटी, आलस या स्क्रीन टाइम की आदत डालता है तो वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, वो अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए एक बहुत खराब क्यू या एनवायरनमेंट सेट कर रहा है। सही बात है। तो बड़ा सवाल यह है, क्या हमारी अपनी आदतें हमारे आसपास के लोगों के लिए एक ऐसी ऑब्वियस और इजी जगह बना रही हैं जो उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद करें, या हम अनजाने में अपनी छोटी छोटी बुरी आदतों के जरिए अपने ही दोस्तों और अपने ही परिवार वालों को एक वीक सिस्टम में ढकेल रहे हैं? क्या हम उन्हें उस टूटी हुई नाव में जिसमें छेद है अपने साथ बिठा रहे हैं? ये सच में सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब सक्सेस पाने के लिए दिमाग में उस 2 मिनट के मूवी मोन्टाज का इंतजार चलने लगे, तो बस थोड़ा रुककर खुद से पूछिएगा कि क्या मैं उस पत्थर पर गिरने वाली लगातार बूंद बनने को तैयार हूं? फैसला छोटा है, लेकिन असर पूरी जिंदगी पर होगा।